हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 17th डे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें क्या रहेगा सर? इसमें हमारे पास दो अप्रोचेज रहेंगी। एक तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड रहेगा और एक रहेगा एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मेथड। सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल कोई भी बिजनेस को बिजनेस रन करने के लिए, ऑब्वियसली बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए क्या होगा, डेली रूटीन में पैसा रिक्वायर्ड होगा। अब डेली रूटीन में जो पैसा रिक्वायर्ड होगा दैट इज द वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहला लाइन हमने यही लिखा, फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो पैसा आपको नीड होता है बिजनेस में डेली रिक्वायरमेंट के, डेली खर्चों को पूरा करने के लिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। स्टॉक वगैरह के लिए, डेटर वगैरह के अंदर जो आपका पैसा फंसा रहता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। ओके, सो इट इज डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं सर करंट एसेट्स क्या पता है? हमें पता है करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है। स्टॉक है, डेटर है, बीआर है, कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। करंट लायबिलिटीज ये भी हमें पता होती हैं, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल है, ये सब करंट लायबिलिटीज होगा। फिर कुछ थ्योरी है वर्किंग कैपिटल का कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या, नेट वर्किंग कैपिटल क्या। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे कहा गया? टोटल करंट एसेट्स को बोला गया है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल मतलब डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, दैट इज द वर्किंग कैपिटल सिंपली। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, परमानेंट जो बिजनेस में हर टाइम रहेगा, टेम्परेरी जो आपको जैसे सीजनल बिजनेस होते हैं ना, सीजनल बिजनेस में क्या रिक्वायर्ड होगा, कभी कैपिटल ज्यादा भी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जब सीजन का टाइम होगा सेल ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा प्रोडक्शन ज्यादा चाहिएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो भैया पैसा भी ज्यादा चाहिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड के बारे में। बड़ा ही सिंपल मेथड है, ध्यान देखो। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है? दिस वन इज द ऑपरेटिंग साइकिल। आपके पास पैसा है, बिल्कुल पैसा है। पैसे से क्या करेंगे? रॉ मटेरियल खरीदेंगे। रॉ मटेरियल से क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और फिनिश गुड्स को अपने डेटर्स को सेल आउट कर देंगे। ओके, और डेटर को बेचने के बाद डेटर से पैसा आने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में जितना भी आपको टाइम लगने वाला है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके, चलिए अब सर इससे वर्किंग कैपिटल कैसे पता चलेगा? देखो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या है, ये हमारा कैश कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहा, उतना पैसा उतने टाइम के लिए तो मुझे जरूरत होगा ही होगा ना। अब ऐसा साल में कितनी बार होता है वगैरह वगैरह, ऐसा देख के अपन पैसा पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? देखो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को पता करना। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे आएगा? आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। ये आर क्या है? आर है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, कि रॉ मटेरियल को आप अपने पास स्टोर कितने टाइम के लिए करके रखते हैं, कितने टाइम के लिए उसमें पैसा फंसा रहता है। डब्ल्यूआईपी पीरियड बोल दो, कन्वर्जन पीरियड बोल दो, एफ फॉर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड बोल दो, डी फॉर डेट कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर को आप सेल आउट करते हैं जब गुड्स, तो डेट से कितने टाइम में आपको रिकवरी होता है। और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, यहाँ बस सुकून की बात है कि अगर आप किसी सप्लायर से माल खरीदे और उसको थोड़ा लेट पेमेंट कर रहे हो तो यस उतना टाइम के लिए आप अपना पैसा बचा पा रहे हो। ओके, तो इसलिए सी को माइनस कर दिया जाता है, बाकी सब टाइम पीरियड ऐड कर दिया जाता है। नाउ सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? आर मतलब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। दूसरा डब्ल्यू कैसे आएगा सर? एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, रॉ मटेरियल के लिए तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को यूज किया, डब्ल्यूआईपी के लिए किसको यूज किया गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया गया। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लास्ट पार्ट बताएंगे, ठीक है ना अभी। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स को कैसे कैलकुलेट करना है? फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय सीओजीएस। फिनिश गुड किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या? सीओजीएस। एंड डी फोर डेट कलेक्शन पीरियड, ये तो रेशियो एनालिसिस में पढ़ा था ना अपन ने, बिल्कुल पढ़ा था। और ऐसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसने भी रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ा है वहां जाके बिल्कुल पढ़े। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिटर्स का रिलेशन किससे? एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस। सबको मल्टीप्लाई कर देना 365 से, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज के अंदर। अब सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? किसी को ना पता हो तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लास्ट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था तुम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर, ट्रेडिंग से जो पहले बनता है, बिल्कुल उसे क्या फाइंड आउट किया जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो ये कैसे आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो ऊपर आ गया था, प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड कर दीजिए, प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ सीओजीएस फिनिश गुड्स के लिए, और फिनिश गुड्स में सीओजीएस कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओके, चलिए ये आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मैंने एज्यूम किया कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मान लीजिए मेरा 73 डेज आया। ओके, अब आगे की स्टेप्स लर्न करना। देखो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। एक बात बताओ, अगर आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 73 डेज का है तो साल में ऐसे कितने ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएंगे? सर साल में तो ऐसे 5 ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। नेक्स्ट, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल बिजनेस रन करने के लिए आपको एक्सपेंसेस कितना रिक्वायर्ड है, दैट इज सीओजीएस प्लस पीएनडल के भी खर्चे। पीएनडल के खर्चे कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनको जैसे आप ऐड कर दोगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना, 5 लाख रुपए, ऐसा एज्यूम किया मैंने। अब 5 लाख रुपए पूरे साल भर का खर्चा है, साल भर में साइकिल कितने हैं, 5 ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल में आपका कितना पैसा रिक्वायर्ड है, 1 लाख रुपए। यही आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपए खर्च होंगे फिर फ्री होंगे, फिर खर्च होंगे फिर फ्री होंगे, फिर खर्च होंगे फिर फ्री होंगे, ऐसा 5 बार में बार बार पैसा लगेगा और फ्री हो जाएगा। टोटल साल भर का खर्चा कितना रहने वाला है, 5 लाख रुपए रहेगा। ओके, तो बड़ा ही सिंपल था। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, सर ये है क्या, देखो कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बड़ा आसान है। देखो पीरियड कवर 365 बता दिया अपने को। एवरेज पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर्स, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट कितने टाइम में करते हो आप, 16 दिन। क्रेडिटर से आप 16 दिन का उधारी ले आते हो, बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो जाएगा। एवरेज डेटर्स हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, सेल्स दे रखा है, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, सीओजीएस बोलकर नहीं दे रखा, तो हम ये मान लेंगे कि सीओजीएस भी यही है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी यही है। फिर एवरेज स्टॉक्स दे रखे रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का। अब ये सॉल्व कैसे होगा जरा देखो, यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सबसे पहला स्टेप रहने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, सॉरी रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल्स गिवन थे, एवरेज स्टॉक ऑलरेडी गिवन था, 32,000 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे इंटू 365 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपको कैलकुलेट करना होगा कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड कैसे आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये लो जी, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ये रहा, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 लाख रुपए इंटू 365 करोगे, डब्ल्यूआईपी पीरियड आ जाएगा। फिर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डिवाइड बाय सीओजीएस, जैसे ही आप करेंगे इंटू 365 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ना। उसके बाद डेट कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटा जो भी आपको दे रखे हैं वही एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स होगा, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा हो। डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, अगर सेल्स में ये वर्ड नहीं लिखा हो क्रेडिट, तो ये मान लेना सारी सारी क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि सेल्स तो है ना, ऑब्वियसली हम डेटर्स हैं तो क्रेडिट सेल्स ही कर रहे होंगे ना। और सी आपको ऑलरेडी दे रखा था। ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कितना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, 43.32 डेज। बस सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 365 से डिवाइड कर लो किसको, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को। फिर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का वही कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे पीएनएल तक के सारे खर्चे ऐड करने के बाद। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये कैसे आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बड़ा आसान सा है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है, आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर समझना, यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स और इवन डेटर सबके ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं, तो हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपको पीएनएल के खर्चे दे रखे हैं, रॉ मटेरियल की परचेज दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखा है, और सेल्स के लिए बोल रखा है मान लेना सारा का सारा क्रेडिट। सप्लायर से 60 डेज का क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल जी मिल जाएगा, तो क्रेडिट पेमेंट पीरियड आपको पता है। बाकी चीजें आप इजीली पता कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करेंगे। वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी पीरियड के लिए। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करके क्लोजिंग फिनिश गुड लेस कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीओजीएस आ जाएगा,
और सीओजीएस में भी जब हम P&L के एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, और वो हमारे डेटर की कैलकुलेशन में, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन में काम आने वाला है। ठीक है ना, डेटर में यहाँ पे तो क्रेडिट सेल्स ही आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कब आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में क्रेडिट सेल्स ही लिखा जाएगा डेटर्स में। ओके जी, डन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फटाफट फटाफट से फॉर्मूला लगाकर सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। तीसरा एग्जांपल आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आसान है, आपको इजीली सब सेपरेट करके दे रखा है। यहाँ पे ट्रेडिंग अलग है, P&L अलग है, इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इस बार आपको क्रेडिट पेमेंट पीरियड भी पता करना पड़ेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कोई ना जी, एवरेज क्रेडिटर्स करना, डिवाइड बाय क्या करना, क्रेडिट परचेजेस इंटू 365, ये आ जाएगा क्रेडिट पेमेंट पीरियड। नाउ लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है। एनुअल सेल्स 1 लाख यूनिट्स है, 20 रुपए पर यूनिट में आप माल बेचते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटीज कोइंसाइड एंड विल बी कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब जितना आप सेल करेंगे उतना ही आपको प्रोडक्शन करना होगा। मतलब 1 लाख यूनिट्स के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, और हर एक यूनिट पे मटेरियल 10 रुपए, लेबर 4 रुपए और ओवरहेड 4 रुपए लग रहा है। मतलब 10 और 4 16 और 4 20 रुपए का, 10 4 14 और 4 18 रुपए का खर्चा है। ओके, कस्टमर्स आर गिवन 60 डेज क्रेडिट। वाओ, कस्टमर्स को क्रेडिट कितना 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 देने वाले हैं, मतलब डेटर्स, डेट कलेक्शन पीरियड आपको पता है 40 डेज क्रेडिट इज टेकन फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से 40 दिन का उधारी मिल जाएगा, सी आपको पता है। 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, 15 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ फिनिश गुड, प्रोडक्शन साइकिल इज 30 डेज, ये सारा आपको दे रखा है। अब इसमें नया क्या है, अ कैश बैलेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ कंटिजेंसीज, 1/3 ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल इज केप्ट फॉर द कंटिजेंसी। तो सर इसमें क्या होगा, मैंने कहा देखो बड़ा आसान मामला है, सुनो जरा। यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको आर, डब्ल्यू, एफ, डी और सी सब चीजें दे रखी थी। तो ये तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल भी आ जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 1 लाख यूनिट्स के लिए रिक्वायर्ड था 18 रुपए के हिसाब से 18 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना आएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाता है सर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन इस बार आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा 1/3 फॉर द कंटिजेंसीज। तो 1/3 फॉर द कंटिजेंसी मतलब जो भी आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आए उसमें उस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का 1/3 और ऐड कर देना, कि मान लो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए वगैरह वगैरह, जो भी रीजन हो 1/3 पैसा और मार्जिन लेकर चलो। तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना रहने वाला है, 6,24,657 रुपए। ओके, दैट्स ऑल। ये था ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज मेथड, जरा ये देखते हैं। सर ये क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो दो अप्रोचेज रहेगी, टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच। मैं अभी फिलहाल कैश कॉस्ट अप्रोच से बताता हूँ, फिर बात करेंगे टोटल अप्रोच भी क्या है। सुनो, और आपको सीएमए वालों आपको कैसे करना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। ओके सर, बड़ा आसान है। करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल, और अगर आपको ऐड करना हो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज तो यस, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऐड करने के बाद आ जाएगा। अब करंट एसेट्स वगैरह कैसे आएंगी, सर करंट एसेट्स आपके पास स्टॉक के करंट एसेट के नाम पे क्या क्या होता है, स्टॉक होता है, डेटर होता है और कैश होता है। तो स्टॉक में भी 3 पार्ट, रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है, फिनिश गुड्स है। ओके, स्टॉक के बाद डेटर्स और उसके बाद कैश, और क्या आ सकती है सर, और आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हो गई आपकी करंट एसेट्स, ये आपको फाइंड आउट करनी होगी। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये आपको फाइंड आउट करने होंगे। फिर करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज लेस कर देना, आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। सर ये आएगा कैसे वो सुनो। रॉ मटेरियल मतलब आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। सर हम इससे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो हम यही तो देखना चाह रहे हैं ना कि हमारा वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। तो हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल में कितना पैसा फंसा है, डब्ल्यूआईपी में कितना पैसा फंसा हुआ है एट ए टाइम, फिनिश गुड्स में एट ए टाइम गोडाउन में कितना पैसा अटका हुआ रहता है, डेटर के पास हमारा कितना पैसा अटका हुआ है, हमने एडवांस कितना दे रखा होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट ए टाइम कितना पैसा एडवांस में दिया हुआ होता है, और हाथ में कैश कितना चाहिए होता है। तो ये सब इतना पैसा आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हाँ, रिलीफ क्या मिल गया कि अगर आप कोई क्रेडिटर से उधारी लेकर आ जाते हो, उतना पैसा आप उधार में रखते हो तो आपको पेमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये अपने को आराम मिल गया।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लो कोई खर्चा हुआ लेकिन आप पे नहीं कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग रखते हो एट ए टाइम, तो ये आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, मतलब आपको इतना पैसा वर्किंग कैपिटल में कम रिक्वायर्ड होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सर ये कैसे होगा, सुनो, कैश कॉस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, कैश कॉस्ट अप्रोच। साथ साथ में आपको सीएमए वालों क्या क्या रिलीज दे रखा है टोटल अप्रोच के लिए वो भी बता दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सुनो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, लेबर का भी कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, ओवरहेड भी आपको पर यूनिट गिवन है। मतलब क्या हुआ, एक यूनिट में आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है वो आपको गिवन है। एस्टिमेटेड डेटा आपको कैसे दे रखे हैं, देखो रॉ मटेरियल एट स्टॉक ऑन एन एवरेज 6 वीक के लिए रॉ मटेरियल फॉर्मेट में स्टॉक रहता है, डब्ल्यूआईपी फॉर्मेट में स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 वीक के लिए रहता है। और डब्ल्यूआईपी के लिए एजम्पशन क्या रहती है, देखो डब्ल्यूआईपी मतलब जिस पर काम चल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ हो तो भी कि 50% कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो मटेरियल है वो तो स्टार्टिंग में ही लग गया है 100% मटेरियल एजम्पशन। मतलब डब्ल्यूआईपी के लिए जब कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे तो ये मानेंगे कि मटेरियल तो 100% लग गया है, लेकिन अभी तक उस पर लेबर और ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं वो 50-50% ही हुए हैं। ये एजम्पशन आपको मान के चलना और एग्जाम में लिख कर भी आना है। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स कितने टाइम के लिए अटका रहता है, 4 वीक के लिए, मतलब फिनिश गुड्स में हमारा पैसा अटका रहता है। फिर उसके बाद डेटर्स में हमारा पैसा 6 वीक के लिए अटका रहता है। सप्लायर हमको 4 वीक का उधारी दे देते हैं। कैश एट बैंक अपने को मेंटेन करके चलना होता है 75,000, 800 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। आप यूनिट को 800 रुपए में बेच सकते हैं। और कितना आउटपुट के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, 52,000 यूनिट्स पर एनम। साल भर में 52,000 यूनिट्स बनाएंगे तो इसके लिए अपने को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स में क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ आप साल भर में कितनी यूनिट्स बनाने वाले हैं, 52,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं। हर यूनिट पे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आने वाला है, 200 रुपए पर यूनिट आने वाला है। ये लो जी 200 रुपए पर यूनिट, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। साल भर में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है वो अमाउंट आ गया। अब ये साल भर का है, हमारा पैसा तो एट ए टाइम 6 वीक का अटका रहता है। तो हमारे पास रॉ मटेरियल फॉर्मेट में जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है वो रॉ मटेरियल फॉर्मेट में 6 वीक के लिए रहता है। तो प्रोपोर्शनेटली हम देखेंगे कि एट ए टाइम हमारा कितना पैसा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ रहता है, उतना पैसा हमें रॉ मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी में तो रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है और ओवरहेड भी होता है। तो हमें कैसे देखना होगा, 52,000 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना, 200 रुपए, लेबर का कॉस्ट 100 रुपए और ओवरहेड का कॉस्ट 250 रुपए है। ओके, लेकिन ये तो 52 वीक्स का है। डब्ल्यूआईपी में हमारा पैसा कितने टाइम के लिए फंसा रहता है, 2 वीक के लिए फंसा रहता है। ओके, अब 2 वीक का फंसा रहने के बाद भी हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना, मटेरियल का पैसा तो 100% फंसा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मटेरियल 100% क्या हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन में उस मशीन में डाला जा चुका है। अच्छा, क्वेश्चन वाला कुछ और बोले तो वो और एजम्पशन लेकर चलना। या क्वेश्चन वाला बोले नहीं जी मटेरियल 70% डला है तो आप 70 ही मानना। अब वो बोले कि नहीं जी मटेरियल वेजेस ओवरहेड सब 100% डल गए, मान लेना, ठीक है ना, डल गए हैं। ओके जी, लेबर लेबर कुछ ना बोले तो 50% मानना और ओवरहेड भी कुछ ना बोले तो 50% मानना, हालांकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। ओके, ये डब्ल्यूआईपी कैलकुलेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट रहेगा फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन। फिनिश गुड्स मतलब तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब तैयार हो चुका है अगर, तो तैयार हो गया है तो 52 या 1000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट 550 रुपए था। मेटेरियल लेबर और ओवरहेड तीनों का कॉस्ट मिला के 550 था। कंप्लीट कॉस्ट उस पर इनकर हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। लेकिन ये तो साल भर का है ना, तो 4 वीक हमारा पैसा तो उस फिनिश गुड में 4 वीक तक अटका रहता है। उसके बाद तो वो डेटर को माल बेच दिया जाता है। ओके, तो हमारा पैसा एट ए टाइम कितना फंसा रहता है, 22 लाख रुपीज फंसा रहता है। ऐसे ही डेटर के पास हमारा पैसा कितना अटका हुआ है, मैं कहा देखो जी 52,000 यूनिट्स आपने बेची, 550 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। ओके, तो सर टोटल अप्रोच फॉलो करते तो क्या होता, टोटल अप्रोच अगर मैं फॉलो करता तो डेटर्स को सेल्स पे वैल्यू करता। सेल्स कितनी थी, 800 रुपए के हिसाब से, तो मैं 52,000 इंटू 800 रुपए करता। अब इंटू 6/52 क्यों किया, क्योंकि ये तो 52 वीक का है, पूरे साल भर का है। 6 वीक का कितना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पैसा डेटर के पास पैसा रहता है वो केवल 6 वीक के लिए रहता है। ओके,
तो इससे हमारे पास डेटर की कैलकुलेशन आ जाएगी। ये आप डेटर के जो नॉर्मल रेशियोज एनालिसिस वाला फॉर्मूला है ना, उसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो कैश कॉस्ट हो तो केवल और केवल कौन सा लेना है, ऐसा कॉस्ट का अमाउंट जो केवल कैश में लगाओ, डेप्रिशिएशन वगैरह को नहीं लेना होता है। तो 550 रुपए के हिसाब से हमने इसमें काउंट किया। टोटल अप्रोच, अच्छा सीएमए वाले आपको ऑप्शन देते हैं क्या कि आप इसे 550 रुपए से 800 पे कर लो। भले ही आप क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो ना, तो आप डेटा को क्या कर सकते हो, 800 पे भी वैल्यू कर सकते हो, 550 पे भी वैल्यू कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हो ना कि कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो करो, तो आपको 550 पे लेना होगा, इसलिए मैंने कैश कॉस्ट बता दिया। सेल्स पे लेना तो बड़ा आसान होता है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए, उसके बाद आपको कैश के लिए पैसा मेंटेन करना होगा, लाइब्रेरीज में क्रेडिटर्स के लिए पैसा मेंटेन करना होगा। क्रेडिटर्स कैसे आएगा, 52,000 यूनिट्स आप खरीदोगे, क्या खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, और वहां से आप कितना रिलीफ मिलेगा, सर 4 वीक के लिए हमको उधारी मिलता है तो इतना अपने को अमाउंट का रिलीफ मिल जाएगा, इतना वर्किंग कैपिटल मेरे को कम मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके जी, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्मिथ लिमिटेड सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, ये माल बेचता है 25% प्रॉफिट। मैंने कहा क्या करूं, डेप्रिसिएशन इसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना है। मेरे कहा मेरे को इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो कैसे होगा, सेल्स है, इसके बेसिस पर आप क्या कर पाओगे, अपनी डेटर की कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 मंथ्स क्रेडिट, डेटर्स को कितने महीने का उधारी देते हो, 2 महीने का। मटेरियल कंज्यूम्ड, आप रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड वगैरह पता करोगे, क्रेडिटर्स वगैरह पता करोगे। क्रेडिटर्स से कितने महीने का उधारी मिल जाता है, 1 महीने का उधारी मिल जाता है। वेजेस, वेजेस पे कर रखा है 3,60,000, लेकिन ये 1 महीना लैग, 1 महीना डिले पेमेंट करते हो, मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रखते हो। ओके, करंट लायबिलिटी में कैलकुलेट होगा। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने का करंट लायबिलिटी में अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 महीना आउटस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन सर इसका कुछ नहीं करना, नॉन कैश एक्सपेंस है ये तो, बिल्कुल नॉन कैश एक्सपेंस। उसके बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस पे करते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने में हेल्प होगा। इनकम टैक्स को हम इग्नोर मार के चलेंगे क्योंकि हम डेटर में प्रॉफिट एलिमेंट को शामिल नहीं करते, कॉस्ट पे अगर वैल्यू करते हैं तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स को भी इग्नोर करके चलेंगे। आपके मॉड्यूल में तो डेटर को सेल्स पे मान रखा है और फिर भी इनकम टैक्स को इग्नोर कर रखा है, जैसा मॉड्यूल बोले, ठीक है ना। ओके, रॉ मटेरियल 1 महीने के लिए स्टॉक में रहता है, फिनिश गुड्स भी 1 महीने के लिए स्टॉक में रहता है, डब्ल्यूआईपी है ही नहीं। कैश में कितना रखना है आपको, 1 लाख रुपए आपको कैश में रखना है। अब आपको करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट, और जब नेट वर्किंग कैपिटल आ जाए ना तो उसमें 15% का कंटिजेंसी के लिए मार्जिन ऐड कर देना। कैसे आएगा सुनो, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, इस बार एनुअल यूनिट्स नहीं दे रखा था, तो एनुअल यूनिट्स नहीं है तो इनटू कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं करना पड़ा। एक्चुअली एनुअल यूनिट्स जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था 52,000 यूनिट्स इंटू 200 रुपए, जिससे आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन फाइंड आउट कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। स्टोरेज पीरियड कैसे आएगा, इंटू 1/12 कर दीजिए। फिनिश गुड्स कैसे आएगा, फिनिश गुड्स में जितनी भी टोटल कॉस्ट लगी, टोटल कॉस्ट कौन कौन सी लगी है सर, टोटल कॉस्ट के अंदर देखो रॉ मटेरियल लग गया 4.5 लाख रुपए, वेजेस लग गया 3,60,000, मैन्युफैक्चरिंग के भी खर्चे मान लिए जाएंगे 4,80,000। इन तीनों का टोटल करो, 14, 15, कितना आ गया, 4 3 7 और 4 11 लाख, 11 लाख और 12,10,000, 12,10,000 और 80, 12,90,000 रुपए। 12,90,000 को इंटू 1/12 किया क्योंकि फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड भी क्या है, 1 मंथ है। ओके, ये हमारे पास फिनिश गुड स्टोरेज, फिनिश गुड्स में कितना पैसा फंसा रहता है वो अमाउंट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या, डेटर्स, क्योंकि डब्ल्यूआईपी है ही नहीं था, ठीक है ना, डब्ल्यूआईपी नहीं था इसलिए हमने डब्ल्यूआईपी कैलकुलेट नहीं किया। अब डेटर्स, डेटर्स कैसे आएंगे सर, 2 महीने का उधारी देते हो। अब डेटर्स अगर आप टोटल अप्रोच पे फॉलो करते हो, जैसा कि मॉड्यूल वाला अलाउ करता है, तो 18 लाख पे ही कैलकुलेट कर देना। लेकिन अगर आप कैश कॉस्ट अप्रोच फॉलो करते हो तो आपको कैश कॉस्ट पता करना पड़ेगा। कैश कॉस्ट कैसे आएगा, ये 3 आइटम तो थे ही, उसके अलावा पीएनडल के खर्चे भी ऐड हो जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स प्रमोशन, ये 1,20,000 और 60,000, 1,80,000 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14,70,000 इंटू 2/12 कर दोगे, डेटा का अमाउंट आ जाएगा। प्री पेमेंट सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आपके थे 60,000 रुपए के, 60,000 रुपए, और आप एडवांस में कितना दे रहे हो, क्वार्टरली इन एडवांस। साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 60,000 रुपए टोटल के हैं, तो एक क्वार्टर का कितना होगा, 15,000 रुपए, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, कैश आपको दे रखा था। करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल जी, रॉ मटेरियल का अमाउंट इंटू 1/12।
आउटस्टैंडिंग जितने भी खर्चे हैं इंटू 1/12 कर देना, क्योंकि वो सब एक महीने के लिए डिले पेमेंट हो रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल, और उसमें 15% आप ऐड जैसे ही करेंगे आ जाएगा टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए जी, ये मैंने कैलकुलेशन बता रखा है कि मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं। इनकम टैक्स को इग्नोर करके चलना है। देखो जो भी एजम्पशन लेते हो ना वो आपको लिख कर आना है, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो वर्किंग नोट बना के आना है। ज्यादा वर्किंग नोट भी मत बनाना कि टाइम ही खत्म हो जाए, क्वेश्चन पूरे ना पाए। देखना पेपर का साइज कितना है, क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाएंगे, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके आना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल एडिंग 10% पर एनम फॉर द कंटिजेंसी। लास्ट में 10% ऐड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब यहाँ पे खास बात क्या दे रखा है, तीनों क्वेश्चन मैंने तीनों अलग तरीके के लिए ना। एवरेज अमाउंट बैक्ड अप फॉर द स्टॉक। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे रखा है कि आपके स्टॉक में एवरेज कितना पैसा ब्लॉक रहता है, कितना रहेगा। फिनिश गुड्स में 1000 और मेटेरियल में 1600। इसका मतलब इस बार मुझे ये 1600 और 1000 डायरेक्टली दे रखा है, मुझे कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको दे रखा है एवरेज क्रेडिट गिवन। तो एवरेज वर्ड पे यहाँ पे थोड़ा फोकस मत करना, क्रेडिट गिवन पे फोकस करना। कितना? 62,400। एग्जाम में एवरेज वर्ड लिखा हुआ है तो भी एवरेज दिमाग मत लगाना, पता चले डेटस में डायरेक्ट तुम ये अमाउंट लिख कर आ जाओ। नहीं, ये आपके डेटस हैं, और डेटस के कितने वीक का उधारी? होम मार्केट में 6 वीक का। और ये 15,600 की जो सेल्स है, 15,600 की जो सेल्स है, क्रेडिट गिवन मतलब सेल्स। ओके, अब सेल जितनी होती है तो डेटर होंगे ना, लेकिन हमारा पैसा कितने टाइम के लिए फंसा रहता है वो डिपेंड करता है वीक पर। ओके, तो कैसे होगा? जो भी हमारी सेल्स है इंटू 6/52 इंटू 1.5/52। होम मार्केट का अलग, फॉरेन मार्केट का अलग। सर इस बार आपने सेल्स पे ही ले लिया? बिल्कुल सेल्स पे ले लिया। रीजन? क्योंकि मेरे पास कॉस्ट कैलकुलेट करने का कोई सोर्स नहीं था, तो इसलिए मैंने कैश कॉस्ट नहीं फॉलो किया, टोटल अप्रोच फॉलो किया, क्योंकि कैश कॉस्ट गिवन ही नहीं था, कॉस्ट गिवन ही नहीं था। ओके, और क्वेश्चन वाला जब भी कुछ नहीं बोलता है ना, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ पे तो मुझे कॉस्ट मिला ही नहीं था। ओके, बाकी आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आप सेल्स पे दिखाना चाहते हो डिटेल्स को, सेल्स पे दिखाओ, कॉस्ट पे दिखाना चाहते हो कॉस्ट पे दिखाओ। सीएमए वालों आपको छूट है। ओके, आगे देखते हो। एडवांस पेमेंट 1600 रुपए दे रखा है, बट क्वार्टरली इन एडवांस है, तो 1600 इंटू 3/12 कर देना या 1/4 कर देना। ऐसे ही क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स कैसे आएगा? रॉ मटेरियल कितना था सर? रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल एंड स्टोर्स के लिए बोला 9,600। 9,600 कितने महीने के लिए? 1.5 मंथ। 1.5 डिवाइड बाय 12 कर दिया। बाकी सारे एक्सपेंसेस किसमें दे रखे हैं? बाकी सारे एक्सपेंसेस कुछ वीक में भी हैं, कुछ मंथ में हैं। तो आप क्या करेंगे? मंथ होगा तो डिवाइड बाय 12 करना, वीक होगा तो डिवाइड बाय 52 कर देना। सारे लैग, लैग मतलब आउटस्टैंडिंग रहने वाले, डिले पेमेंट होता है, या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर देंगे। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा 10% जो क्वेश्चन वाले ने बोला था, दैट इज द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये था आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी इसमें रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट बाकी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बाकी है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।